हेलो साथियों, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस फॉर डेटा साइंस विद आर सॉफ्टवेयर के इस कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने या कई लेक्चर्स में हम लोगों ने बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, पाई डायग्राम उनके बारे में बात करी और ये सारे के सारे हमारे यूनिवेरिएट ग्राफिक्स हैं। तो आपने देखा कि जिस प्रकार से मैंने बार प्लॉट को अपने बार डायग्राम तैयार करने में और बार प्लॉट कमांड को हमने एक सब डिवाइडेड बार डायग्राम प्लॉट करने में इस्तेमाल किया, उससे आपको क्या समझ में आया? आपने देखा कि कमांड हमारा एक ही था, लेकिन उसमें से हमको भिन्न भिन्न प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन थी वो जिस प्रकार का हमारा डेटा था उससे निकालने में सहायता मिली। उसी तरीके से हमने पाई डायग्राम में देखा कि पाई डायग्राम में हमने अपनी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट कर दिया। उसी की तरह हमारे पास एक 3 डायमेंशनल पाई डायग्राम भी होता है, जिसके अंदर हम पाई डायग्राम की तरह ही काम करते हैं, लेकिन कुछ और हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। और उसी के साथ में हमारे पास एक और डायग्राम होता है जिसको बोलते हैं ट्री मैप। तो ये भी हमारा पाई डायग्राम के अनुरूप काम करता है, लेकिन इसमें से उसी प्रकार का अंतर है जो एक बार डायग्राम और सब डिवाइडेड बार डायग्राम में था। जब हमारे पास डेटा के एक से ज़्यादा लेवल्स होते हैं तो बार डायग्राम या पाई चार्ट हमारे उन लेवल्स को इंडिकेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम की सहायता से मैंने डेटा के दूसरे लेवल को भी बाहर निकाल दिया था। जैसे आपको याद है कि मैंने एक उदाहरण लिया था जहाँ पे मैंने 3 दुकानों में शॉप 1, शॉप 2, शॉप 3 में हमारे पास 4 कॉन्जिक्यूटिव डेज पे हमारे कस्टमर्स आते हैं और हमने उनकी संख्या लिखी थी और उसकी बेसिस पर हमने अपना सब डिवाइडेड बार प्लॉट निकाला था। तो उससे क्या हुआ था कि हमारा हर एक दुकान में हर एक दिन में आने वाले नंबर ऑफ़ कस्टमर्स से हमको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली थी। वही कार्य हम आज यहाँ पे ट्री मैप के साथ भी करेंगे। जो कार्य हम पाई डायग्राम में नहीं कर पाते हैं वो कार्य हमारा हमको ट्री मैप करके देगा। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और देखते हैं कि हम अपने 3 डायमेंशनल पाई डायग्राम और ट्री मैप को किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। इनको दोनों को तैयार करने के लिए आपको अलग अलग पैकेजेस की जरूरत पड़ेगी, जिसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं। ओके, सो अब पहली बात आती है कि आप 3 डायमेंशनल पाई डायग्राम क्या होता है। तो जिस प्रकार से आपने देखा था कि आपके पास एक पाई डायग्राम होता है, उसी प्रकार से आपका ये 3 डायमेंशनल पाई चार्ट भी होता है जो एब्सोल्यूट और रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज को दिखाता है। जिस प्रकार से पाई डायग्राम हमारा एक वृत्त के फॉर्म में होता है, उसी तरीके से हमारा 3 डायमेंशनल पाई डायग्राम एक वृत्ताकार स्लैब एक ही तरह होता है। और जिस प्रकार से हम पाई डायग्राम में डिफरेंट सेगमेंट्स तैयार करते हैं, उसी तरीके से हम अपने 3 डायमेंशनल पाई डायग्राम में भी हम अपने सेगमेंट्स तैयार करते हैं। और 3 डायमेंशनल पाई चार्ट में हम अपनी उस सर्कुलर स्लैब को डिफरेंट सेगमेंट में जो पार्टीशन करते हैं, वहाँ पे हर सेगमेंट पाई चार्ट की भांति ही हर एक कैटेगरी को दिखाती है। और हर एक सेगमेंट का जो साइज़ होता है वो उस क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर निर्भर करता है, और हर एक सेगमेंट का जो साइज़ है इसको हम फ्रीक्वेंसी इंटू 360 डिग्रीज द्वारा उसका एंगल निकालने की कोशिश करते हैं या निकालते हैं। अब अपने इस पाई 3 डायमेंशनल या जो 3 डायमेंशनल पाई डायग्राम को तैयार करने के लिए हमको एक अलग से पैकेज की जरूरत पड़ती है, जिसको हम कहते हैं प्लॉटरिक्स, PLOTRIX। तो सबसे पहले आपको ये install.packages कमांड का इस्तेमाल करते हुए इस पैकेज को इंस्टॉल कर लीजिए और इसको लाइब्रेरी कमांड के द्वारा आप इसको अपलोड कर लीजिए। राइट, मैंने अपने कंप्यूटर में पहले ही कर लिया है। अब 3 डायमेंशनल पाई डायग्राम को तैयार करने के लिए हमारा कमांड होता है PI3D। तो यहाँ पे आप देखेंगे खास बात ये है कि PIE तो हमारा ये हमारा लोअर केस अल्फ़ाबेट में है, कैसे हम कहते हैं स्मॉल लेटर्स। इसके बाद जो नंबर 3 हमारा है, ये हमारा एक नंबर है, संख्या है। और ये जो लिखा हुआ है ये D है, ये हमारा कैपिटल D है।
अपर केस अल्फ़ाबेट है, अर्थात कैपिटल डी हमारा है ये। उसके बाद में हमको अंदर यहाँ पे अपना टेबुलर फॉर्म में डेटा देना होता है, लेबल्स देने होते हैं इत्यादि। तो चलिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं और इस 3 डायमेंशनल पाई डायग्राम को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ भी देखिए, आपको समझाने के लिए हम उसी डेटा सेट को ले रहे हैं जिसको हमने पहले इस्तेमाल किया हुआ है। तो एक आपका डेटा सेट था जहाँ पे आपने 10 लोगों को क्लासिफाई किया था उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड की बेसिस पर कि वो ग्रेजुएट है कि नॉन ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट को आपने जी और नॉन ग्रेजुएट को आपने एन से दिखाया था, और ग्रेजुएट को आपने संख्या 1 और नॉन ग्रेजुएट को संख्या 2 से आपने दिखाने की कोशिश करी थी। तो इनका जो डेटा है उसको अपने कॉली नाम की एक डेटा वेक्टर के अंदर मैंने उसको यहाँ पर स्टोर कर लिया है, राइट। अब हम देखिए यहाँ से अपना ये 3 डायमेंशनल पाई डायग्राम तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे यहाँ कमांड क्या हो जाएगा, पाई 3D, और पैरेंथेसिस में हम लिख देंगे टेबल कॉली। तो आपको देखिए इस प्रकार का यहाँ पे ग्राफ मिल जाएगा। तो आपने अगर यहाँ पे देखिए तो ये एक हमारा वृत्त है, और लेकिन ये हमारा एक स्लैब के फॉर्मेट में, जहाँ पे ये हमारी एक और डायमेंशन एरो जाती है। इसका हमारा कुछ इस्तेमाल होता है जिसको अभी हम आपको आगे करके दिखाएंगे, राइट। अब इसी ग्राफ को आप अगर थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए मुझे अपने पहले वाले ही नियम जो हमने पालन किए थे उनका ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि हमारा चार्ट का टाइटल क्या होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑप्शन यूज़ कर लेंगे मेन इज इक्वल टू पर्सन्स विद क्वालिफिकेशन, उसको हम डबल कोट्स में टाइप कर देंगे। अगर मुझे अपनी ये 2 कैटेगरीज़ को दिखाना है, ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट, तो उनको हम यहाँ पे लेबल्स द्वारा दिखा देंगे, और लेबल्स को हम यहाँ पर ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट डबल कोट्स में लिख करके एक डेटा वेक्टर के फॉर्म में लिख देंगे। उसी प्रकार से अगर मुझे अपने इन स्लैब्स के रंग को चेंज करना है, तो हम यहाँ पे उसमें कमांड यूज़ करेंगे COL, और उसमें रेड और ब्लू को एक डेटा वेक्टर के फॉर्म में दे देंगे। तो देखिए इसका हमारा रंग बदल जाएगा, राइट। और इसी में के साथ में इसमें एक और हमारे पास ऑप्शन होता है कि अगर हम इन दोनों स्लैब को अगर हम अलग अलग करना चाहते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एक कमांड होता है एक्सप्लोड, EXPLODE। एक्सप्लोड की वैल्यू होती है, उसकी बेसिस पर जो हमारे यहाँ पे जो हमारे सेगमेंट्स होते हैं, जैसे आपने देखा था यहाँ पे ये दोनों सेगमेंट हमारे आपस में चिपके हुए हैं, यहाँ पे ये दोनों सेगमेंट हमारे अलग अलग हो जाते हैं। अब ये जो दूरी है, ये कि हमारे कितने अलग होंगे, ये हम जो एक्सप्लोड के अंदर वैल्यू देते हैं 0.2 मैंने दिए, तो देखिए ऐसा बन के आ रहा है। अगर हम वैल्यू कुछ और दे देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे, तो ये दूरी बढ़ जाएगी। तो चलिए हम ज़रा सा इन चीज़ों को आपको इसी कमांड को अपने R सॉफ्टवेयर में करके दिखाते हैं कि किससे कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम अपने इस लाइब्रेरी को हम अपलोड कर लेते हैं। देखिए मैं अपलोड कर लिया। अब हम इस कॉली डेटा को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए आ गया। अब इसके बाद में हमको अपना इसमें से 3 डायमेंशनल प्लॉट बनाना है, तो उसके लिए हमको पहले उसकी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम कॉली पर टेबल कमांड को ऑपरेट कर देंगे, और उसके बाद जब हम करेंगे तो देखिए ये हमारा एक 3 डायमेंशनल प्लॉट बन के आ गया। अब इसी के अंदर अगर हमको इसमें का कलर चेंज करने हैं, लेबल डालने हैं, टाइटल डालने हैं, तो इसको हम अपने इसी कमांड को अगर हम यहाँ पे करेंगे तो देखिए ये भी हमारा निकल आएगा। और इसी में अगर हम मान लीजिए इनका अगर हम रंग भी चेंज करना चाहते हैं, कैसे मैंने कर दिया, मान लीजिए जैसे कि ग्रीन, और दूसरा कलर मैंने कर दिया सपोज़ पिंक, राइट। तो आप ये देखेंगे तो ये देखिए हमारा रंग बदल गया। और इसी के अंदर साथ में अगर हम मान लीजिए अपने इस एक्सप्लोड ऑप्शन का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखेंगे एक्सप्लोड इज इक्वल टू 0.2 करने पे देखिए क्या होता है। देखिए ये दोनों हमारे अलग अलग हो गए। और इसी में अगर हम मान लीजिए अपने इस प्लॉट की जो वैल्यू को अगर हम बढ़ा देते हैं, अगर हम इसको 0.6 कर देते अगर हैं, तो आप ये देखेंगे कि इनके जो सेगमेंट्स का सेपरेशन बढ़ गया है।
तो अब इसमें से आपको डेटा के साथ में जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट होती है आप उसको वहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं। और इसमें से ख़ास बात क्या है कि जिस तरीके से आपका ये जो एंगल होता है, ये एंगल की बेसिस पर आपको पता चल जाएगा। जैसे कि ये जिसका एंगल है, देखिए ग्रेजुएट का एंगल बहुत ज़्यादा है और जबकि नॉन ग्रेजुएट का एंगल कम है। तो इसके द्वारा आपको पता चल जाएगा कि ग्रेजुएट की संख्या नॉन ग्रेजुएट से ज़्यादा है, राइट। और यहाँ भी आप देखेंगे ये आपको एंगल इस प्रकार से मिल रहा है, यहाँ पे एंगल ये छोटा से मिल रहा है। ओके, अब हम एक और आपको उदाहरण लेते हैं और इसी एग्जाम्पल को करके दिखाते हैं। ये वही एग्जाम्पल है जहाँ पे हमने पहले इस्तेमाल किया था कि हमारे पास 100 कस्टमर हैं जो किसी दुकान में आते हैं और उनको वहाँ पे हमारे पास 3 शॉप में 3 सेल्स पर्सन है जिनको मैंने 1 2 3 से इंडिकेट किया हुआ है। और कौन सा सेल्स पर्सन किन किन कस्टमर को अटेंड करता है वो मैंने यहाँ पे 1 2 3 के माध्यम से लिखा हुआ है। जैसे कि हम कहें कि जो हमारे पहले 2 डेटा सेट हैं 1 1, ये दिखा रहे हैं कि पहले 2 कस्टमर को हमारे सेल्स पर्सन नंबर 1 ने अटेंड किया है। दूसरी वैल्यू हमारी है 2, इसमें से हमारा जो हमारा दूसरा कस्टमर है उसको हमारा सेकेंड सेल्स पर्सन ने अटेंड किया एंड सो ऑन। और इस डेटा को मैंने यहाँ पे सेल्स पर के अंदर स्टोर कर लिया है। अब इसका देखिए हमने इसका टैबुलेशन कर लिया तो टेबल सेल्स पर्सन को मिल गया कि यहाँ पे 3 कैटेगरी हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी हमारी 28, 43 और 29 है क्रमशः। और इसके ऊपर जब हम अपना 3 डायमेंशनल पाई डायग्राम बनाते हैं तो देखिए इस प्रकार से बन के आ जाएगा। ये हमारी कैटेगरी 1, ये कैटेगरी 2, ये कैटेगरी 3। और यहाँ से देखिए इसके एंगल को देख करके लग रहा है कि कैटेगरी 2 की जो फ्रीक्वेंसी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। और वही चीज़ देखिए आपको यहाँ से भी दिखाई पड़ती है, राइट। और उसी प्रकार से अब अगर इसमें से हम इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, अगर हम यहाँ पे अपना कोई एक चार्ट का एक हम टाइटल देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कमांड को यूज़ कर लेंगे मेन। अगर हम अपने लेबल्स देना चाहते हैं SP1, SP2, SP3 तो हम यहाँ पे लेबल्स का यूज़ कर लेंगे जैसा मैंने पहले किया था। और अगर हम अपने रंग बदलना चाहते हैं इन सेगमेंट्स के तो हम यहाँ पे कलर का इस्तेमाल करेंगे COL और ग्रीन, रेड, ब्लू, तीनों को हम डबल कोट्स में एक डेटा वेक्टर के फॉर्मेट में दे देंगे, राइट। और इसी के अंदर अगर हम मान लीजिए अगर एक्सप्लोर ऑप्शन का यूज़ करते हैं देन आप देख सकते हैं कि ये तीनों सेगमेंट्स हमारे अलग अलग हो गए। अब इनको किस प्रकार से इस्तेमाल करना है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मेरा काम है आपको यहाँ पे इन भिन्न भिन्न तरीके के जो डेटा एनालिसिस के टूल होते हैं उसको समझाना। फिर आप जब भी कभी आप अपने डेटा में इस्तेमाल करेंगे, जिस सिचुएशन में जिस तरह का आपको टूल चाहिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको आपको आर कंसोल में करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये सेल्स पर का मैंने डेटा यहाँ पे कॉपी कर लिया और उसके बाद में मैंने यहाँ पे इसमें से इसका 3 डायमेंशनल प्लॉट तैयार करने की कोशिश की। तो देखिए ये इस प्रकार से आ गया। इसी प्लॉट को अब अगर हम यहाँ पे कस्टमाइज़ करते हैं तो और इसमें से इसका हम कलर बदलते हैं, लेबल्स देते हैं, टाइटल देते हैं तो देखिए हम इसको यहाँ पे बहुत आसानी से कर सकते हैं, राइट। और इसी में अगर हम मान लीजिए हम इसमें से एक्सप्लोर को भी अगर हम यूज़ करते हैं तो ये तीनों सेक्शंस हमारे अलग अलग हो जाएंगे, राइट। तो आपने देखा कि इसको इस्तेमाल करना या इस तरह के फिगर्स को क्रिएट करना बहुत कठिन काम नहीं होता है। और यही काम हम आपको एक बार फिर से अपना जो पहले वाला एग्जाम्पल था वहाँ पे करके दिखाएंगे। हम अपने मास लाइब्रेरी से पेंटर्स डेटा सेट को लेंगे और उस पेंटर्स डेटा सेट में हमारे पास 5 वेरिएबल थे। कंपोजिशन, ड्राइंग, कलर, एक्सप्रेशन हमारे क्वांटिटेटिव थे, स्कूल हमारा क्वालिटेटिव था। तो और इस प्रकार का हमारा डेटा था। तो इसको हम लाइब्रेरी मास के द्वारा कॉल कर लेंगे और उसके बाद में हम इसके यहाँ पे देखिए जो उसका फ्रीक्वेंसी टेबल या एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी इस प्रकार से आ गई और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे इसकी यहाँ पे इस प्रकार से आ गई। एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी के लिए आपने टेबल कमांड का यूज़ किया पेंटर्स डॉलर स्कूल में और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए टेबल कमांड को आपने लेंथ और जो है पेंटर्स डॉलर स्कूल के वेरिएबल की उससे डिवाइड कर दिया तो आपको यहाँ पे ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलती जो हम पहले भी निकाल चुके हैं। अब इस डेटा पे हम अपना 3 डायमेंशनल पाई डायग्राम तैयार करते हैं। तो किस प्रकार से हो गया पाई 3D और पेरेंथेसिस में हमारा टेबल पेंटर्स डॉलर स्कूल हो गया। तो देखिए इस प्रकार का हमारा ग्राफ बन के आ गया, राइट। इसी ग्राफ के अंदर अगर आपको मान लीजिए कि अगर आपको डिफरेंट लेबल्स देने हैं या साथ में
आपने इसको एक्सप्लोड को यूज़ किया है, या आपने अपने इसके कलर्स को चेंज करना चाहते हैं, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, पिंक, येलो, ब्लू, ग्रे स्काई ब्लू, तो उसको भी हम अगर करेंगे तो देखिए इस प्रकार से हमारा यहाँ पे ग्राफिक बन करके आ जाएगा, राइट। और ये देखिए आपको बिल्कुल इसकी क्लियर पिक्चर दिखाई पड़ रही है। आप ABCD की जगह आप कुछ और भी लिख सकते हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ने के पहले मैं आपको इस डेटा को जरा मैं आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम अपने इस लाइब्रेरी मास को हम यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं, और उसके बाद हम अपने इस डेटा को यहाँ पे लाते हैं। तो आपने देखा कि ये हमारा पाई 3D हो गया, ये हमारा सिंपल एक 3 डायमेंशनल ग्राफ प्लॉट बन गया और पाई चार्ट। उसके बाद में हमने जब उसको कस्टमाइज़ करने की कोशिश की तो इसके अंदर हमारा एक्सप्लोड फंक्शन, लेबल्स, कलर्स, मेन सबको हमने इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो देखिए हमारा इस प्रकार से ये एक ग्राफ बन के आ गया। तो आपने देखा ना कि इस तरह के ग्राफ्स को बनाना बहुत ही आसान होता है, कोई बहुत कठिन काम नहीं है, राइट। अब इसके बाद में हम आपको एक और ग्राफ के बारे में बताते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्री मैप, राइट। अब ये ट्री मैप क्या होता है? ये ट्री मैप हमारा एक पाई चार्ट का एक ऑल्टरनेटिव है, और ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आपने देखा था कि सब डिवाइडेड बार प्लॉट में हम डिफरेंट के हमारे डेटा के अगर अलग अलग लेवल्स होते हैं तो उसको हम वहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। उसी तरीके से हम जो हमारा ट्री मैप है ये हमारा पाई चार्ट का एक अल्टरनेटिव होता है। पाई चार्ट हमारा अगर डेटा में कई सारे लेवल्स हैं उनको हैंडल नहीं कर पाता है, लेकिन ट्री मैप्स उनको हैंडल कर लेता है। और ट्री मैप में क्या होता है कि ट्री मैप हमारे जो हमारी नंबर्स होते हैं, संख्याएं होती हैं, उनको एक रेक्टेंगल इसके द्वारा भिन्न भिन्न कैटेगरीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम कहें कि अगर हमारे पास मान लीजिए 4 कैटेगरीज़ हैं, एक कैटेगरी की वैल्यू बहुत बड़ी है, दूसरी कैटेगरी की वैल्यू इतनी बड़ी है, तीसरी कैटेगरी इस प्रकार से है, तो इसको ये रेक्टेंगल के माध्यम से उस फ्रीक्वेंसी वैल्यू को दिखाने की कोशिश करता है। और ये जो हमारा ट्री मैप है ये हमारा हायरार्किकल डेटा को एक नेस्टेड रेक्टेंगल्स के सेट के द्वारा प्रदर्शित करता है। नेस्टेड रेक्टेंगल्स मतलब एक रेक्टेंगल के अंदर एक रेक्टेंगल, उसके अंदर एक और रेक्टेंगल, इस प्रकार से। और यहाँ पे हर एक ग्रुप को एक रेक्टेंगल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसका एरिया उसकी वैल्यू के प्रोपोर्शनल होता है, राइट। तो ये जो हमारा ट्री मैप है ये हमारा एक स्पेस के अंदर कलर्स को फिल करके हमको डेटा के अंदर छुपे हुए हायरार्किकल स्ट्रक्चर को दिखाने की कोशिश करता है, और ये हमको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है जिसके द्वारा हम अपने डेटा के अंदर छुपी हुई भिन्न भिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन को बाहर निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। ट्री मैप को तैयार करने के लिए हमको जो डेटा है वो एक डेटा फ्रेम में देना पड़ता है, और यह डेटा फ्रेम इस प्रकार से तैयार किया जाता है जिसमें हमारा एक या एक से ज़्यादा हमारे पास हायरार्किकल इंडेक्स कॉलम्स होते हैं जिनको हम इंडेक्स के ऑप्शन द्वारा देते हैं, और उसके साथ में एक कॉलम होता है जिसको हम वी साइज़ के द्वारा दिखाते हैं, और ये हमारा उस रेक्टेंगल का जो साइज़ होते हैं उनको बताता है। ये देखिए वी साइज़ में क्या है, वी तो हमारा लोअर केस में है, एस हमारा अपर केस में है, और IZE हमारा लोअर केस में है। उसके अलावा ऑप्शनली हमारे पास एक और कॉलम हो सकता है जिसको हम वी कलर के द्वारा दिखाते हैं, जो हमारे रेक्टेंगल के जो कलर्स हैं उनके बारे में डिसाइड करता है, राइट। और ये जो हमारे रेक्टेंगल्स होते हैं उनके जो टाइप के द्वारा जो हमारा आर्गुमेंट में इंफॉर्मेशन दी जाती है उसके द्वारा उनका कलर्स निर्धारित होता है। तो देखिए इस कार्य को करने के लिए हम जो हमारा बेसिकली कमांड होता है वो है ट्री मैप, TREEMAP, और उसके साथ में हम अपने डेटा फ्रेम को देते हैं, फिर हम इंडेक्स को बताते हैं, फिर वी साइज़ को बताते हैं, वी कलर को बताते हैं। वी कलर में भी आपको ध्यान देना है कि वी लोअर केस में है, C अपर केस में है, OLAR आपका लोअर केस में है। उसके बाद में टाइप के बारे में आपको बताना होता है, इंडेक्स इत्यादि, राइट। तो इसमें से कैसा आप अगर देखेंगे तो उसमें से हमारा जो DTF है, डेटा फ्रेम, ये हमारा रिक्वायर्ड होता है। इंडेक्स हमारा होता है, ये हमारा वह कॉलम है जहाँ पर हमारे पास एग्रीगेशन के जो इंडिसेस होती हैं उनको
उस कॉलम में दिखाया जाता है। ये भी हमारा आवश्यक होता है, इसको मुझे दिखाना कंपलसरी है। उसी तरह से जो हमारा वी साइज़ है, ये हमारे उस जो डेटा फ्रेम का एक वह वाला कॉलम होता है जहाँ से हमको रेक्टेंगल्स के साइज़ स्पेसिफाई करे जाते हैं, ये भी हमको रिक्वायर्ड होता है। वी कलर भी हमारा उसी में से एक ऐसा कॉलम होता है जो हमारे रेक्टेंगल्स के कलर को बताता है या उसका निर्धारण करता है, और टाइप के द्वारा हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे ट्री मैप के जो रेक्टेंगल किस प्रकार से कलर किए जाएंगे। राइट। तो चलिए अब इस बात को इस ट्री मैप को समझने के लिए हम छोटा सा एक उदाहरण तैयार करते हैं, और इस उदाहरण में हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ट्री मैप हमारे एक और लेवल के तक जा कर के इंफॉर्मेशन को बाहर निकालता है। तो देखिए, सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल ले लिए, से स्टेट, सिटी और स्टूडेंट्स, और उसके द्वारा मैंने एक यहाँ पे डेटा फ्रेम तैयार कर लिया। इसका हमारा कमांड क्या होता है, डेटा डॉट फ्रेम, और पैरेंथेसिस में हम अपने सारे वेरिएबल्स को कॉमा से सेपरेट करते हुए लिख देंगे। और ये जो हमारा डेटा फ्रेम आया, इसको मैंने डीएफ ट्री मैप में के अंदर स्टोर कर लिया। मैं आपको पहले दिखा दूं कि ये है क्या। देखिए, मैंने इस तरह का डेटा सेट लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने 3 स्टेट्स ली हैं, उत्तर प्रदेश, यूपी, मध्य प्रदेश, एमपी की का 3 डेटा, और तमिलनाडु में 2 डेटा लिया है। फिर हमने यूपी के अंदर मैंने 5 सिटीज़ ली हैं, लखनऊ, कानपुर, आगरा, नोएडा, गाज़ियाबाद, और एमपी के मैंने 3 सिटी ली हैं, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, और तमिलनाडु की मैंने 2 सिटीज़ ली हैं, चेन्नई और कांचीपुरम। और यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनके बारे में लिखा। ये सब मेरा एक हाइपोथेटिकल डेटा है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो आप ये देखेंगे, यूपी में हमने जो 5 वैल्यू ली हैं, लखनऊ में 1000, कानपुर में 900, आगरा में 800, नोएडा में 700, गाज़ियाबाद में 600। तो ये जो मैंने 5 वैल्यूज़ ली हुई हैं, इनको मैंने एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में 100 के इंटरवल पर लिखा हुआ, जिससे आपको समझ में आ जाए। एमपी की 3 सिटीज़ हमारी हैं, 550, 450, 350, जिनको मैंने एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में 50-50 के इंटरवल पर लिखा हुआ है। और तमिलनाडु की 2 सिटीज़ को हमने 200 और 100 लिया हुआ है। राइट। तो देखिए, ये हमारा इस प्रकार का हमारा ये जो डेटा फ्रेम बन करके आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये हमारी 5 वैल्यू यूपी की, 3 एमपी की, 2 तमिलनाडु की, और ये डेटा इसी से पूरा हमारा मैच कर रहा है। और यही डेटा हमने यहाँ पे 3 डेटा वेक्टर्स में स्पेसिफाई किया हुआ है। राइट। तो देखिए, अब हमने क्या किया, अब अपना ये जो ट्री मैप पैकेज है, उसके अंदर हम इस ट्री मैप को तैयार करते हैं। इंस्टॉल डॉट पैकेजेस कमांड का इस्तेमाल करते हुए आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने इसको अपने कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, और लाइब्रेरी ट्री मैप का यूज़ करते हुए आप इसको अपलोड कर लीजिए। नाउ अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारा क्या हो रहा है, किस प्रकार से कार्य करता है। तो मैंने अपना कमांड दिया ट्री मैप, और जो हमारा डेटा फ्रेम था उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया डीएफ ट्री मैप। और फिर हमने देखिए दिया यहाँ पे इंडेक्स से मैंने दे दिया स्टेट, फिर हमने दे दिया वी साइज इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो देखिए, इसने क्या किया, पहले जरा आप इस डेटा को समझने की कोशिश करिए। इस डेटा में हमारे पास 5 डेटा सेट हैं यूपी के, और यहाँ से आप अगर C: पे हमारे पास स्टूडेंट्स का नंबर है, हाइपोथेटिकल है, इसका टोटल आप करेंगे तो कितना आएगा, 4000। और उसी तरीके से एमपी की जो 3 सिटीज़ हैं, इनके आप अगर टोटल करोगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे आपके 1350। और तमिलनाडु के जो 2 सिटीज़ हैं, इनका सम आ जाएगा 300। राइट। अब आप देखिए, इस पूरे डेटा सेट में आपने 3 स्टेट लिए हैं, यूपी, एमपी और तमिलनाडु। उसमें से सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन कहाँ का है, यूपी का है, उसके बाद एमपी का है, उसके बाद तमिलनाडु का है। ये मैंने इसे जान करके लिया है कि आपको मैग्नीट्यूड में इतना अंतर दिखाई दे, कि आपको उसके रेक्टेंगल्स के साइज़ का फ़र्क दिखाई दे। अब जरा सा आप इस ग्राफ को देखने की कोशिश करिए। यहाँ पे देखिए कितने रेक्टेंगल बने, 3, 1, 2 और यह है आपका 3rd। इसका साइज़ आप अगर देखें, सबसे बड़ा साइज़ कहाँ का है, यूपी का, उससे छोटा एमपी का, उससे छोटा तमिलनाडु का। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये जो यूपी का जो 4000 स्टूडेंट का डेटा है, बाकी दोनों स्टेट से बहुत ज़्यादा है, ये यहाँ पे देखिए आपको इंडिकेट कर रहा है। इसीलिए यहाँ का जो रेक्टेंगल साइज़ बाकी 2 रेक्टेंगल से बहुत ज़्यादा है प्रोपोर्शनेटली। उसी प्रकार से एमपी का जो डेटा है वो आपका
दूसरे नंबर के रेक्टेंगल में है और इसका साइज़ देखिए यूपी से छोटा है और सबसे ग्रेटर साइज़ आपका कम तमिलनाडु का है। तो ये जो पिंक कलर का 3 नंबर का रेक्टेंगल है ये आपका सबसे छोटे साइज़ का है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस यहाँ पे आपका डेटा में इसने क्या किया, इसने आपने कहा यहाँ पे इंडेक्स इक्वल टू स्टेट, मतलब कि उसने स्टेट के अंदर जो भी सेम वैल्यूज सेम स्टेट थी उनको उसने कंबाइन करने की कोशिश करी। तो उसने यूपी के करस्पॉन्डिंग जितनी भी वैल्यूज़ थी उनको एक साथ कंबाइन कर दिया, एमपी की जो वैल्यूज़ थी उनको एक साथ कंबाइन कर दिया और तमिलनाडु की जो वैल्यूज़ थी उनको एक साथ कंबाइन कर दिया। और साथ में आपने कहा कि ये वी साइज़, ये क्या होगा, वी साइज़ क्या है स्टूडेंट, मतलब कि आपको जो स्टेट्स का डेटा कंबाइन करना है तो कंबाइन करना क्या है, ये लखनऊ, कानपुर, आगरा, नोएडा, गाज़ियाबाद को करना है कि ये 1900, 800, 700, 600 को करना है। तो आपने कहा कि ये हमारा स्टूडेंट्स के ऊपर कंबाइन होगा। तो इसने यूपी के सारे स्टूडेंट को एक साथ कंबाइन करके जो इसने 4000 की वैल्यू थी वो इसने इस बड़े वाले खाने में बना दी। उसके बाद उसने एमपी के जो 3 वैल्यूज़ थी 550, 450, 350, उसको उसने 1350 के फॉर्म में करके दूसरे रेक्टेंगल में बना दी और तमिलनाडु की 200 और 100, 300 वैल्यू थी उसने उसको तीसरे रेक्टेंगल में बना दी। तो इस तरह से आपने देखा कि इस डेटा की एक और हिडन लेयर थी जहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन थी, वो आपको इस ट्री मैप के द्वारा दिखाई पड़ गई, राइट। तो देखिए ये इसका स्क्रीनशॉट है। चलिए हम आगे बढ़ने के पहले जरा सा हम इनको आपको अपने इस सॉफ्टवेयर में करके दिखाते हैं, राइट। तो सबसे पहले जरा सा हम ये अपना जो डेटा फ्रेम है उसको हम तैयार कर लेते हैं, राइट। तो आप ये देख लोगे कि आपका ये देखिए डेटा जो फ्रेम इस प्रकार से आ गया, राइट। अब इसके बाद में आपने अपने इस ट्री मैप पैकेज को लोड कर दिया लाइब्रेरी कमांड के द्वारा, राइट। अब इसके बाद आपने अपना ये ट्री मैप तैयार करने की कोशिश करी, तो इस कमांड को आपने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया तो देखिए इस प्रकार से आपका ये ट्री मैप बन के आ गया, राइट। अब देखिए ये तो आपने देखा कि इसको ट्री मैप को तैयार करना बहुत आसान है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि किस वेरिएबल के द्वारा हम इसको कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, राइट। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड तरीके में दिखाने के लिए कि एक्चुअली में ये तो बहुत ही छोटा सा डेटा सेट था, आपको अगर इसको इस्तेमाल करना है तो किसी बड़े डेटा सेट में करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने आर सॉफ्टवेयर के अंदर एक बिल्ट इन डेटा सेट है, उसका नाम है बिजनेस, उसको यूज़ किया है। ये हमारा एक बिजनेस स्टैटिस्टिक्स डेटा सेट है और यहाँ पे हमारे इंडेक्स वेरिएबल्स हैं हमारे NAC1 to NAC4, जो हमारे यूरोपियन कम्युनिटी में जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनके ऊपर उनको स्टैटिस्टिकली क्लासिफाई किया गया है। और जो हमारे वैल्यूबल्स हैं टर्नओवर और एम्प्लॉई, जो हमारे इनके NACA कोर्स होते हैं बिजनेस इकोनॉमी डोमेन में, वहाँ से उनको निकाला गया है। और इस डेटा सेट में 603 एंट्रीज़ हैं और 9 कॉलम्स हैं। और ये डेटा सेट हमारा का जो रेफरेंस ये है स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन द यूरोपियन कम्युनिटी, यूरोस्टेट स्ट्रक्चरल बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, राइट। एनीवे ये हमारे पास डेटा सेट आर सॉफ्टवेयर के अंदर है। ये डेटा सेट आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, राइट। तो इसको हम अपने डेटा बिजनेस के द्वारा लोड कर सकते हैं और व्यू बिजनेस के द्वारा हम इसको देख सकते हैं। अब देखिए इसके ऊपर जब हमने अपना ट्री मैप तैयार किया तो इस प्रकार से आया, मैंने कमांड यूज़ किया ट्री मैप, डेटा हमारा कौन सा है बिजनेस, इंडेक्स हमारा हो गया C, NAC1, NAC2 और NAC3 और वी साइज़ हमारा हो गया टर्नओवर, टाइप हमारा हो गया इंडेक्स। और देखिए इस प्रकार का यहाँ पे आपको एक ये ट्री मैप दिखाई पड़ गई। इसमें से आपको देखेंगे बहुत सारे हमारे पास रेक्टेंगल्स बने हुए हैं, उनके साइज़ बने हुए हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन बनी हुई है। तो यहाँ पे हम आपको क्या बोलते हैं, इसके बारे में बहुत हम ज़्यादा नहीं आगे जाना चाहेंगे, क्योंकि ये हम आपके ऊपर छोड़ेंगे कि आप एक जरा सा इस डेटा को पहले आप समझिए और फिर इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करिए, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव आपको ये था कि किस प्रकार से हम जो हिडन इन्फॉर्मेशन है लेयर्स में या लेवल्स में उसको हम बाहर निकालते हैं, राइट। चलिए हम आपको ज़रा सा इसी ग्राफ को बना करके दिखाते हैं। तो आपने देखा कि ये आपका डेटा बिजनेस को हमने अपलोड कर लिया। अब आपको खाली दिखाने के लिए कि किस प्रकार का डेटा है, ये देखिए मैंने व्यू बिजनेस किया तो यहाँ से आप देखेंगे कि डेटा यहाँ पे काफ़ी सारी वैल्यूज़ है, राइट। एनीवे ये आप खुद ब खुद देखिएगा। मैं यहाँ पे इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि क्या ये ट्री मैप यहाँ पे बन करके आता है।
जी देखिए, ये ग्राफ बन के आ गया, लेकिन इसको समझना अभी हमारे लिए और आपके लिए कठिन है, क्योंकि जब तक कि हम उस डेटा का स्ट्रक्चर नहीं समझ पाएँगे, तब तक हम इसको नहीं समझ पाएँगे। तो अब हम चलिए इस लेक्चर में यहाँ पर रुकते हैं। आपने देखा कि इस लेक्चर में हमने बेसिकली 3 डायमेंशनल पाई डायग्राम और से ट्री मैप के बारे में बात करी और देखा कि ये हमारे के किस तरह के टूल है जो हमारे डेटा के अंदर छुपी हुई इंफॉर्मेशन को किस प्रकार से बाहर वो निकाल देते हैं। अब ये तो देखिए, ये तो कार्य आपको करना है। मेरा काम आपको है कि ये समझाना है कि हमारे पास कौन कौन से टूल्स होते हैं, उनको हम किस कंडीशन में लगाते हैं और उनसे किस प्रकार से इंफॉर्मेशन को बाहर निकाल के समझने की कोशिश करती हैं। अब आप किस एरिया में काम कर रहे हो, आप किस तरह के डेटा की एनालिसिस करोगे, ये तो आपको ही मालूम है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि आप एक छोटे छोटे डेटा सेट को लीजिए और उसके अंदर इन 3 डायमेंशनल पाई डायग्राम, ट्री मैप, इनके जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट करके देखिए उससे क्या होता है। और साथ ही अपने डेटा में छोटे छोटे चेंजेस करिए और देखिए कि जब आप यहाँ चेंज करते हो तो डेटा में किस प्रकार का चेंज होता है। और साथ ही आप इस ट्री मैप को भी समझने की कोशिश करिए। जैसे मैंने आपको एक आर्टिफिशियल डेटा सेट क्रिएट किया है इसी बात को समझाने के लिए कि जब हम डेटा में चेंज करेंगे तो हमारे रेक्टेंगल का जो साइज़ है किस प्रकार से बदलेगा। इसके जो डिटेल्स हैं आपको हेल्प मेन्यू में सारे ऑप्शंस में बहुत क्लियरली लिखे हुए हैं, वो आपको पढ़ करके खुद ब खुद समझना पड़ेगा। तो आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करिए, छोटे छोटे डेटा सेट लीजिए, बड़े डेटा सेट लीजिए और इन कमांड्स को वहाँ पे इस्तेमाल करिए और देखिए आगे कि आप किस प्रकार से डेटा के अंदर छुपी हुई इन्फॉर्मेशन को बाहर निकाल पाते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले लेक्चर में मिलने फिर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।